हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल ऑल अबाउट जूलॉजी। सो आज के इस वीडियो में हम देखने वाले हैं एंजाइम काइनेटिक्स के बारे में। इसके पहले वीडियो में मैंने बताया है एंजाइम क्या होता है, उनका टाइप्स क्या होता है। उसके भी पहले वीडियो में मैंने नेमिंग, क्लासिफिकेशन ऑफ एंजाइम, ये सारी बातें जो है इसके पहले वीडियो में मैंने बताया है। आप लोग चाहो तो उस वीडियो को भी देख सकते हो, मेरे चैनल में अपलोडेड है। प्लस आपको अगर इसका नोट्स पीडीएफ फॉर्म में चाहिए होता है तो सिंपली आप मेरे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हो, जिसका लिंक जो है मेरे चैनल के बायो में दिया हुआ है। आज के इस वीडियो में हम देखेंगे एंजाइम काइनेटिक्स क्या होता है। माइकलिस मेंटेन का जो इक्वेशन है एंजाइम काइनेटिक्स के बारे में, उसको भी हम इस वीडियो में देखने वाले हैं। सो एंजाइम काइनेटिक्स क्या है, आप लोग जानते हो कि एंजाइम का काम क्या होता है कि एंजाइम जो है बायोलॉजिकल कैटलिस्ट होता है। वो सबस्ट्रेट से जो है बाइंड करता है, देन वो प्रोडक्ट में कन्वर्ट करता है उस सबस्ट्रेट को। यहाँ पर एंजाइम का काम ये है कि ये जो सबस्ट्रेट है जो प्रोडक्ट में कन्वर्ट होता है, उस बीच जो टाइम लगता है, जो रेट है उनका, उसको ये स्पीड अप करता है। मतलब किसी भी सबस्ट्रेट से प्रोडक्ट बनने का जो टाइमिंग है, अगर वो 50 मिनट होगा, आप अगर ऐसे मानो, तो एंजाइम के प्रेजेंस में वही 50 मिनट उससे कम टाइम में जो है प्रोडक्ट को बनाने में हेल्प करता है। मतलब प्रोडक्ट जो है जल्दी बनने लगता है विद द हेल्प ऑफ एंजाइम। यहाँ पर जो रेट होता है उनका, जो सबस्ट्रेट टू प्रोडक्ट बनने का जो रेट होता है, उसको स्टडी किया जाता है इन केस ऑफ एंजाइम काइनेटिक्स। प्लस एफिनिटी को देखा जाता है, एफिनिटी को जो है स्टडी किया जाता है कि किस तरीके से एंजाइम जो है सबस्ट्रेट के साथ बाइंड करता है, या उनका जो इंटरेक्शन है वो किस तरीके से होता है, उनका जो स्ट्रेंथ है वो किस तरीके से दिखाई देता है, उसको एफिनिटी कहा जाता है। और एफिनिटी को भी जो है स्टडी किया जाता है इन केस ऑफ एंजाइम काइनेटिक्स। और इनहिबिटर्स का जो स्टडी है, लाइक इनहिबिटर्स कैसे होते हैं एंजाइम के साथ बाइंड करके, उनका जो फंक्शन है, उनका जो रिएक्शन है, सबस्ट्रेट टू एंजाइम का जो कॉम्प्लेक्स बनता है, देन प्रोडक्ट बनता है, उस तरीके से केमिकल रिएक्शन का जो उनका एक्टिविटी होगा उसको वो स्लो कर देते हैं। वही एक्टिवेटर भी होते हैं, जैसे कि एंजाइम के साथ बाइंड करते ही वो उनका जो फंक्शन है वो मतलब एनहेंस करते हैं, वो ज्यादा उनका एक्टिविटी जो है ज्यादा दिखने लगता है। सो इस तरीके से एक्टिवेटर, इनहिबिटर का भी यहाँ पर रोल होता है। सो ये सभी बातें जो है यहाँ पर एंजाइम काइनेटिक्स में स्टडी की जाती है, और इसी को हम बोलते हैं एंजाइम काइनेटिक्स। एंजाइम काइनेटिक्स का डेफिनेशन कुछ इस तरीके से आप समझ सकते हो। अब यहाँ पर देखते हैं एंजाइम कैटालाइज्ड रिएक्शन क्या है। एंजाइम कैटालाइज्ड रिएक्शन, जैसे कि मैंने आपको कहा, एंजाइम क्या है, बायोलॉजिकल कैटलिस्ट है। ये रिएक्शन का जो है जो रेट होता है उसको स्पीड करता है। कैसे करता है, उस रिएक्शन का जो एक्टिवेशन एनर्जी है उसको लोअर करके ये जो है रिएक्शन का रेट जो है स्पीड करता है। प्लस ये खुद ब खुद कुछ चेंज नहीं करता, ये अपने आप में कुछ चेंजेस नहीं करता है, बस ये रेट जो है प्रोडक्ट बनने का जो रेट होता है उसको ये स्पीड करता है। सो यहाँ पर स्ट्रेंथ और एफिनिटी शॉर्टली मैंने आपको बताया था, तो अच्छे से और बता देती हूँ। यहाँ पर एफिनिटी का मतलब है कि जो एंजाइम और सबस्ट्रेट का जो इंटरेक्शन है ये स्ट्रेंथ बताता है, ये किस तरीके से हायर एफिनिटी भी दिखाई देता है और लोअर एफिनिटी भी दिखाई देता है। हायर एफिनिटी के केस में एंजाइम और सबस्ट्रेट में जो है स्ट्रांगली इंटरेक्शन दिखाई देता है, जिससे रिएक्शन जो है ये फास्टर होता है। ठीक है, वही जो लोअर एफिनिटी है, जिससे सबस्ट्रेट टू एंजाइम इंटरेक्ट तो करते हैं, बट यहाँ पर जो है स्ट्रांगली ये इंटरेक्ट नहीं करते हैं। दैट्स व्हाई जो रिएक्शन है वो स्लो होता है। वहां पर प्रोडक्ट तो बनता है, बट जो है रिएक्शन स्लो होता है। सो इस तरीके से आप इन सभी बातों को समझ सकते हो। अब यहाँ पर देखते हैं एंजाइम कैटालाइज्ड रिएक्शन का फैक्टर्स। कौन से फैक्टर होंगे जो एंजाइम कैटालाइज्ड रिएक्शन में इफेक्ट लाते हैं। जैसे कि टेम्परेचर है, टेम्परेचर हमें ऑप्टिमल चाहिए होता है। हायर टेम्परेचर में जनरली कहा गया है कि जो रेट है उस रिएक्शन का वो बढ़ जाता है, इंक्रीज होता है। बट यहाँ पर एक्सेसिव टेम्परेचर भी अच्छा नहीं है। एक्सेसिव टेम्परेचर अगर हो तो एंजाइम का डीनेचुरेशन हो जाता है, जिससे उनका जो है एक्टिविटी एलिमिनेट हो जाता है या कम हो जाता है। सो इस तरीके से हम समझ सकते हैं कि ना ही तो ज्यादा होना चाहिए और ना ही बहुत कम होना चाहिए। ये ऑप्टिमल होने से जो टेम्परेचर है ऑप्टिमल होगा, तो रिएक्शन का रेट जो है नॉर्मल जो है जैसे होना चाहिए वैसे हमें मिलेगा। अब पीएच जो है, पीएच भी ऑप्टिमल पीएच रिक्वायर होता है एंजाइम कैटालाइज्ड रिएक्शन में। वही सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन और एंजाइम का कंसंट्रेशन मेजर रोल प्ले करता है। आगे जो भी हम पढ़ने वाले हैं ये सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन के ऊपर होगा और एंजाइम कंसंट्रेशन के ऊपर होगा। किस तरीके से आप यहाँ पर ग्राफ में समझ सकते हो। यहाँ पर जो है ये कंसंट्रेशन बता रहा है और नीचे जो है इस तरीके से टाइम बता रहा है। अगर हम सबस्ट्रेट जो है इस तरीके से अगर इनिशियल स्टेज में अगर हम देखें तो सबस्ट्रेट बहुत ज्यादा है, प्रोडक्ट अभी बना नहीं है, क्योंकि एंजाइम सबस्ट्रेट का बाइंडिंग अभी मतलब होगा, स्टार्ट नहीं हुआ है। सो इस तरीके से एंजाइम और सबस्ट्रेट का बाइंडिंग होके एंजाइम सबस्ट्रेट का कॉम्प्लेक्स बनेगा, जिससे प्रोडक्ट जो है फॉर्म होने लगेगा। तो अभी प्रोडक्ट का जो कंसंट्रेशन है ये कम है।
उसी तरीके से धीरे धीरे ये जो है प्रोडक्ट में कन्वर्ट होने लगेगा, सबस्ट्रेट यूज होने लगेंगे प्रोडक्ट बनाने में। दैट्स वाई सबस्ट्रेट जो है धीरे धीरे कम होता जाएगा और प्रोडक्ट जो है आगे बनता जाएगा, इस तरीके से बढ़ता जाएगा। सो आप इसके मदद से भी जो है समझ सकते हो। प्लस यहाँ पर सबस्ट्रेट का कंसंट्रेशन क्या कहता है कि जब इंक्रीजिंग सबस्ट्रेट का कंसंट्रेशन हो, सबस्ट्रेट का कंसंट्रेशन ज्यादा है तो जो है रेट जो है उस एंजाइम कैटालाइज्ड रिएक्शन का वो भी ज्यादा होता है। ऑब्वियसली होगा, क्योंकि एंजाइम और सबस्ट्रेट, अगर एंजाइम है और सबस्ट्रेट भी ज्यादा है तो इस तरीके से ज्यादा बाइंडिंग शो करेंगे और जो है प्रोडक्ट ज्यादा बनेगा। सो यहाँ पर रेट जो है ये बहुत ज्यादा देखने को मिलेगा। वही ये कहा गया है कि ये जो एंजाइम कैटालाइज्ड रिएक्शन का जो रेट है वो इंक्रीज तो होगा बट अप टू अ पॉइंट, एक समय तक, बाकी बाद में जाके वो सेचुरेट हो जाएंगे। इस तरीके से आप समझो कि यहाँ पर बहुत सबस्ट्रेट है और एंजाइम के साथ वो बाइंड कर रहे हैं, देन प्रोडक्ट को फॉर्म कर रहे हैं। यहाँ पर प्रोडक्ट फॉर्म होता जाएगा होता जाएगा होता जाएगा, देन सर्टेन लिमिट तक जो है उस एंजाइम के साथ वो सबस्ट्रेट बाइंड करेगा, क्योंकि एंजाइम का कैपेसिटी उतना होता है कि वो उतना ही बाइंड करता है सबस्ट्रेट से, देन प्रोडक्ट को फॉर्म करता है। बाद में जाके एक समय ऐसा आता है कि वो एंजाइम जो है अब सबस्ट्रेट के साथ बाइंड नहीं करेगा, क्योंकि उनका कैपेसिटी उतना ही था बाइंड करने का, तो उस लिमिट में वो एंजाइम जो है सबस्ट्रेट के साथ बाइंड नहीं करेगा, देन ये सेचुरेट हो जाएंगे। इस तरीके से ये सेचुरेट आपको जो है ग्राफ में दिखाई देगा, जिससे आप बाहर से और भी सबस्ट्रेट को अगर ऐड करोगे तो भी जो है उस ग्राफ में कोई फर्क नहीं पड़ेगा, वो जो है रेट में कुछ चेंजेस दिखाई नहीं देंगे। तो इसीलिए यहाँ पर कहा गया है कि वंस द एंजाइम इज सेचुरेटेड, एडिंग मोर सबस्ट्रेट विल नॉट फर्दर इंक्रीज द रिएक्शन रेट। सो इस तरीके से आप सबस्ट्रेट को ऐड करोगे तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, जो रेट है उस रिएक्शन का वो इंक्रीज नहीं होने वाला है। अब यहाँ पर देखें एंजाइम का कंसंट्रेशन ठीक ऐसे ही है जैसे कि सबस्ट्रेट का कंसंट्रेशन था। एंजाइम अगर बढ़ा दोगे, इंक्रीज हो जाएगा एंजाइम का कंसंट्रेशन, देन जनरली रिएक्शन जो है ये फास्टर होने लगेगा, रिएक्शन का रेट जो है ये फास्टर होने लगेगा, प्रोवाइडेड देयर इज अ सफिशिएंट सबस्ट्रेट अवेलेबल। हाँ, और एक बात अगर आप देखोगे तो एंजाइम बहुत ज्यादा है पर सबस्ट्रेट बहुत कम है, वहां पर सबस्ट्रेट भी अवेलेबल होना चाहिए उतना जितना एंजाइम है। ठीक है, सो यहाँ पर दोनों बातें जो है ये कहती है कि सबस्ट्रेट का भी कंसंट्रेशन ज्यादा रखना पड़ेगा और एंजाइम का भी कंसंट्रेशन ज्यादा रखना पड़ेगा, तभी हम लोगों को जो रिएक्शन का रेट है वो ज्यादा देखने को मिलेगा। तो इस तरीके से ये भी आप बात समझ सकते हो। यहाँ पर फिफ्थ जो है ये है इनहिबिटर और एक्टिवेटर। एक्टिवेटर इनहिबिटर के बारे में मैंने आपको जैसे बताया था, ये इनका काम ये है कि ये एंजाइम के साथ बाइंड करके हाँ तो इनहिबिट करते हैं, उनके एक्टिविटी को स्लो करते हैं, ना तो वो एनहेंस करते हैं। और जो एनहेंस करता है, जो बढ़ाता है उनके एक्टिविटी को, उसको हम एक्टिवेटर कहते हैं, और जो कमाता है उनके एक्टिविटी को, उनको हम इनहिबिटर कहते हैं। अब जो है ये है एंजाइम का एक्टिविटी। एंजाइम का एक्टिविटी हम लोग कैसे जो है मेजर करते हैं। यहाँ पर अमाउंट ऑफ एंजाइम कैन बी ईदर बाय एक्सप्रेस एज मोलर अमाउंट और मेजर्ड इन टर्म्स ऑफ एक्टिविटी। हाँ तो उसको मोलर अमाउंट से हम एक्सप्रेस करते हैं, मेजर करते हैं, या तो हम उसको मेजर करेंगे उनके एक्टिविटी से। When enzymes are quantified relative to their activity rather than a direct measurement of concentration, the unit used to report enzyme level are activity unit. अच्छा, जो एक्टिविटी के हेल्प से हम इसको मेजर कैसे करेंगे, यहाँ पर एक्टिविटी यूनिट्स जो है यूज करना पड़ता है। ये दो स्टैंडर्ड यूनिट्स में जो है हमें देखने को मिलता है। पहला है एंजाइम यूनिट, जिसको क्लासिकल यूनिट कहा जाता है। द अमाउंट ऑफ एंजाइम कोजिंग ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ 1 माइक्रोमोल ऑफ सबस्ट्रेट पर मिनट एट 25 डिग्री सेल्सियस अंडर ऑप्टिमल कंडीशन ऑफ मेजरमेंट। कहा गया है कि यहाँ पर जो एंजाइम यूनिट है या क्लासिकल यूनिट है, इसको हम कैसे जो है एक्सप्रेस करेंगे, इसको हम कैसे जो है मेजर करते हैं। यहाँ पर कहा गया है कि 1 माइक्रोमोल ऑफ सबस्ट्रेट पर मिनट में किस तरीके से चेंज हो रहा है, उससे हम इसको क्या करते हैं, मेजर करते हैं। एक एंजाइम का यूनिट जैसे कि यू है इज इक्वल टू 1 माइक्रोमोल पर मिनट, मतलब 1 माइक्रोमोल सबस्ट्रेट जो है वो 1 मिनट में किस तरीके से चेंज हो रहा है, उसको हम यहाँ पर क्लासिकल यूनिट में इस तरीके से मेजर करते हैं। वही दूसरा जो यूनिट है ये है केटल यूनिट। इसको इंटरनेशनल यूनिट कहा जाता है, एक्सेप्टेड ऐसा यूनिट होता है एंजाइम एक्टिविटी का। यहाँ पर क्या होता है कि 1 केटल इज द अमाउंट ऑफ एंजाइम दैट कैटलाइज द ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ 1 मोल ऑफ सबस्ट्रेट पर सेकेंड। अभी हम लोगों ने क्लासिकल यूनिट में क्या देखा है कि 1 माइक्रोमोल सबस्ट्रेट 1 मिनट में किस तरीके से चेंज होता है, उसको हमने जो है वहां पर देखा है। बट इसके केस में क्या होता है कि 1 सेकेंड में 1 मोल सबस्ट्रेट का जो है हम ट्रांसफॉर्मेशन देखते हैं कि किस तरीके से ये जो है 1 मोल ऑफ सबस्ट्रेट पर सेकेंड में चेंज होते हैं। तो हम इसे जो है केटल सिस्टम कहते हैं, जिसको हम 1 सेकेंड में जो है किस तरीके से चेंज हो रहा है उसको डिफाइन करते हैं। सो आप दोनों का जो है डिफरेंस आप अच्छे से याद रखना, और ये यूनिट किस तरीके से मेजर किया जाता है इसको भी याद रखना। तो अभी हम देखने वाले हैं एंजाइम कैटालाइज्ड रिएक्शन का रेट, जिसे हम स्पीड भी कहते हैं या इसको जो है हम वेलोसिटी भी बोल सकते हैं।
ये रेट क्या होता है? बेसिक डेफिनेशन रेट का ये है कि जो सबस्ट्रेट का कंसंट्रेशन होता है किसी भी केमिकल रिएक्शन में, वो सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन जो है किस तरीके से पर यूनिट टाइम में चेंज होता है, उसको हम मेज़र करते हैं और उसी को रेट कहा जाता है। एंजाइम का काम क्या है? सबस्ट्रेट के साथ बाइंड करके वो प्रोडक्ट को फॉर्म करता है और उसी रिएक्शन का जो रेट होता है वो बेसिकली ये होता है कि सबस्ट्रेट का कंसंट्रेशन पर यूनिट टाइम में किस तरीके से चेंज हो रहा है। ठीक है, सो ये रेट जो है ये डिपेंड करता है सबस्ट्रेट के कंसंट्रेशन में। अगर सबस्ट्रेट का कंसंट्रेशन ज़्यादा है तो रेट जो है इंक्रीज़ हो जाएगा, अगर कम है तो रेट जो है डिक्रीज़ हो जाएगा या कम होगा। सो यहाँ पर ये रेट ऑफ द रिएक्शन जो है ये हमें पढ़ना होता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आगे जो भी हम पढ़ेंगे एंजाइम से रिलेटेड, उसमें जो है ये तीनों जो रेट ऑफ रिएक्शन है, फर्स्ट ऑर्डर, मिक्स्ड ऑर्डर, जीरो ऑर्डर, ये रिएक्शन का रेट जो है ये हमें अच्छे से समझना होता है। सो यहाँ पर आप लोग अच्छे से समझिएगा, हम एक एक को अच्छे से समझेंगे। सबसे पहले हम देखते हैं फर्स्ट ऑर्डर रेट ऑफ रिएक्शन। फर्स्ट ऑर्डर रेट ऑफ रिएक्शन में क्या होता है कि जो रिएक्शन रेट है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है सबस्ट्रेट के कंसंट्रेशन के ऊपर। किस तरीके से? यहाँ पर आप ग्राफ को देख सकते हो, ये जो है वी नोट मतलब इनिशियल वेलोसिटी है, ये सबस्ट्रेट का कंसंट्रेशन है। इस तरीके से सबस्ट्रेट का कंसंट्रेशन अगर हम बढ़ाते हैं तो फर्स्ट ऑर्डर रेट ऑफ रिएक्शन के केस में क्या होता है कि रेट ऑफ द रिएक्शन भी बढ़ता है। यहाँ पर इस तरीके से ये रेट ऑफ द रिएक्शन जो है लीनियर ग्राफ को शो करता है। यहाँ पर सबस्ट्रेट का कंसंट्रेशन बढ़ा तो रेट ऑफ द रिएक्शन भी बढ़ेगा, वही सबस्ट्रेट का कंसंट्रेशन घटेगा तो रेट ऑफ द रिएक्शन भी कम हो जाएगा। आप इस तरीके से समझ सकते हो, यहाँ पर जो है इनका ग्राफ लीनियर लाइन से जो है यहाँ पर दिखाया गया है। रेट ऑफ द रिएक्शन को डिफाइन करने के लिए एक कांस्टेंट को यूज़ किया जाता है जिसको हम रेट कांस्टेंट कहते हैं और यहाँ पर के को डिनोट किया जाता है एज अ रेट कांस्टेंट। रेट कांस्टेंट के इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द कंसंट्रेशन ऑफ द सबस्ट्रेट। यहाँ पर इस तरीके से आप देख सकते हो, वी मैक्स का मतलब है कि जो मैक्सिमम वेलोसिटी है किसी भी एंजाइम का, मैक्सिमम वेलोसिटी का मतलब है कि उनका जो एक्टिव साइट होता है, हम जानते हैं एक्टिव साइट में जाके सबस्ट्रेट बाइंड करता है, देन एंजाइम सबस्ट्रेट का कॉम्प्लेक्स बनता है और जो है प्रोडक्ट जो है फॉर्म होता है। उस तरीके से एक लिमिट तक जो है उस एंजाइम के साथ वो सबस्ट्रेट बाइंड करेगा, देन प्रोडक्ट को फॉर्म करेगा। एक टाइम ऐसा आता है कि जो एंजाइम का एक्टिव साइट है वो फुल्ली ऑक्युपाइड हो जाता है। बाहर से अगर हम उस समय में सबस्ट्रेट का कंसंट्रेशन बढ़ाते भी है तो जो रिएक्शन में जो है कोई फर्क नहीं पड़ता है। इस तरीके से उस वेलोसिटी को हम कहते हैं मैक्सिमम वेलोसिटी। जहाँ पर आप जो ग्राफ देखोगे वो सेचुरेटेड फॉर्म में देखोगे और वहाँ पर वो एंजाइम सबस्ट्रेट के साथ सेचुरेट हो जाता है, उसको हम मैक्सिमम वेलोसिटी कहते हैं। इसको हम और अच्छे तरीके से जो है आगे पढ़ेंगे। अब एंजाइम का रेट जो है इस तरीके से लिखा जाता है। ये ग्राफ मैंने पहले आपको समझाया था, फिर भी मैं अभी समझा दूंगी क्योंकि यहाँ पर इसको याद रखना ज़रूरी है। इसको कैसे हम डिफाइन करते हैं, जो रेट ऑफ द रिएक्शन है वो आपको समझना जो है ज़रूरी होता है। यहाँ पर रेट ऑफ द रिएक्शन दो चीज़ों में डिपेंड करता है और भी सारे फैक्टर है जैसे कि हम लोगों ने अभी पढ़ा है। ये दो चीज़ें जो है इंपॉर्टेंट होती है, एक होता है सबस्ट्रेट का कंसंट्रेशन और दूसरा होता है एंजाइम का कंसंट्रेशन। यहाँ पर ये ग्राफ फिर से समझिए आप, ऊपर का जो है कंसंट्रेशन बता रहा है और नीचे जो है टाइम बता रहा है। टाइम के साथ साथ कंसंट्रेशन जो है सबस्ट्रेट का और प्रोडक्ट का किस तरीके से बदलता है। सबस्ट्रेट के कंसंट्रेशन में इनिशियली सबस्ट्रेट बहुत ज़्यादा होता है, टाइम के साथ साथ वो कम होता जाता है क्योंकि वो यूज़ होता है प्रोडक्ट बनाने में। वही इनिशियली प्रोडक्ट कम होता है क्योंकि एंजाइम के साथ अभी सबस्ट्रेट बाइंड करेगा इनिशियली, तब जाके कॉम्प्लेक्स बनेगा, फिर प्रोडक्ट को फॉर्म किया जाएगा। उस तरीके से इनिशियली ये प्रोडक्ट का कंसंट्रेशन कम होता है, टाइम के साथ साथ ये बढ़ता रहता है। इस तरीके से हम अगर रेट ऑफ द रिएक्शन देखें, सबस्ट्रेट जो कि कम हो रहा है, यहाँ पर नेगेटिव साइन को लिखेंगे। नेगेटिव जो है ये बताता है कि टाइम के साथ साथ सबस्ट्रेट का कंसंट्रेशन कमता है। यहाँ पर -ds/dt और इसको dc/dt भी आप बोल सकते हो। dc का मतलब है कि सबस्ट्रेट का कंसंट्रेशन। अगर प्रोडक्ट के बेसिस में देखें तो इस तरीके से प्रोडक्ट टाइम के साथ इंक्रीज हो रहा है तो हम लिखेंगे dp/dt। वहाँ पर माइनस नहीं होगा क्योंकि वो कम नहीं हो रहा है, वो बढ़ रहा है। आप इस तरीके से इसको समझ सकते हो। अब जो कि मैंने आपको बताया है, दो फैक्टर ऐसे होते हैं जो इंपॉर्टेंट होते हैं रेट ऑफ द रिएक्शन के लिए। पहला होता है सबस्ट्रेट का कंसंट्रेशन। तो उसके बेसिस में अगर हम इसको समझे तो मानो कि यहाँ पर लो कंसंट्रेशन ऑफ द सबस्ट्रेट है और एंजाइम उससे ज़्यादा है। इस तरीके से यहाँ पर थोड़ा जो है सबस्ट्रेट प्रेजेंट है और एंजाइम उससे ज़्यादा। जितना भी सबस्ट्रेट है वो एंजाइम के साथ बाइंड करेंगे और इस तरीके से प्रोडक्ट बनेगा। बट यहाँ पर आप दो एंजाइम को देख सकते हो, ये ऑक्यूपाई नहीं हुआ है। इस तरीके से हम अगर कंसंट्रेशन बढ़ाएंगे सबस्ट्रेट का तो रिएक्शन जो है रेट का वो भी इंक्रीज होगा। यहाँ पर इसको हम ऐसे लिखेंगे -ds/dt और dc/dt इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन। दूसरा जो है वो होता है सेकेंड ऑर्डर रेट ऑफ रिएक्शन। सेकेंड ऑर्डर रेट ऑफ रिएक्शन में ये होता है कि यहाँ पर जो है ये सबस्ट्रेट के ऊपर तो डिपेंड करता है, बट यहाँ पर जो है दो सबस्ट्रेट यूज किए जाते हैं। ये कंसंट्रेशन ऑफ टू सबस्ट्रेट्स के ऊपर जो है इनका रेट ऑफ रिएक्शन डिपेंड करता है।
सो यहाँ पर रेट इज इक्वल टू, जो रेट कांस्टेंट है के इज डायरेक्टली डिपेंड और डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ए एंड बी। जो ए और बी है, जो दो सबस्ट्रेट्स है, उनसे जो है प्रोडक्ट फॉर्म होगा, उनसे जो है ये रिएक्शन रेट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। या एक ही सबस्ट्रेट को अगर हम स्क्वायर कर दे, लाइक स्क्वायर ऑफ द कंसंट्रेशन ऑफ सबस्ट्रेट, सो उसके ऊपर भी जो है ये डायरेक्टली डिपेंड करता है। ये जो होता है मिक्स्ड ऑर्डर रिएक्शन, ये आपको अच्छे से समझना है। यहाँ पर मिक्स्ड ऑर्डर ऑफ रिएक्शन रेट को हम देखते हैं। बेसिकली क्या है कि मिक्स्ड ऑर्डर रिएक्शन इज अ रिएक्शन वेयर द रिएक्शन रेट डिपेंड्स ऑन द कंसंट्रेशन ऑफ वन और मोर रिएक्टेंट, बट इट डज नॉट फॉलो जीरो ऑर्डर रेट, फर्स्ट ऑर्डर रेट और सेकेंड ऑर्डर रेट। जीरो ऑर्डर रेट इसके बाद में हम पढ़ेंगे। फर्स्ट ऑर्डर जो कि हम लोगों ने पढ़ लिया है, ये उसको भी फॉलो नहीं करता है, सेकेंड ऑर्डर रेट को भी फॉलो नहीं करता है, और जीरो ऑर्डर रेट को भी फॉलो नहीं करता है। बेसिकली यहाँ पर क्या है कि जो ग्राफ होता है इनका, ये नॉन लीनियर कर्व जो है होता है। ये फर्स्ट ऑर्डर था, ये जो है सेकेंड ऑर्डर रेट ऑफ रिएक्शन का ग्राफ है। इस तरीके से नॉन लीनियरिटी जो है शो करता है। बेसिकली यहाँ पर क्या है कि यहाँ पर एंजाइम्स है, यहाँ पर सबस्ट्रेट है। जो सबस्ट्रेट है वो मॉडरेट अमाउंट ऑफ सबस्ट्रेट है, मतलब एंजाइम से ज़्यादा सबस्ट्रेट यहाँ पर प्रेजेंट है। सो यहाँ पर ये जो सबस्ट्रेट है एंजाइम के साथ इस तरीके से बाइंड होंगे, एंजाइम सबस्ट्रेट का कॉम्प्लेक्स बनेगा, देन प्रोडक्ट फॉर्म होगा। अगेन ये जब प्रोडक्ट को फॉर्म करेंगे, देन अगेन इन सभी एंजाइम्स का जो है एक्टिव साइट जो है फ्री होगा। अब वो बचे हुए सबस्ट्रेट भी उसके एक्टिव साइट में जाके बाइंड होके देन प्रोडक्ट को फॉर्म करेंगे। सो यहाँ पर ये नॉन लीनियरिटी ग्राफ को शो करते हैं। बेसिकली रेट इज नॉट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन, जिसको हम ऐसे बोल सकते हैं कि जो माइनस डी सी या डी एस अपॉन डी टी है, इज नॉट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन। मिक्स टाइप ऑफ रिएक्शन जो है इसमें देखने को मिलता है। लास्ट जो है वो है जीरो ऑर्डर रेट ऑफ रिएक्शन। जीरो ऑर्डर में बेसिकली क्या है कि यहाँ पर कंसंट्रेशन जो है सबस्ट्रेट का वो बहुत ज़्यादा होता है एज कम्पेयर टू एंजाइम। एंजाइम वहाँ पर सबस्ट्रेट के आगे जो है बहुत कम होता है। सो इस तरीके से आप देखोगे एंजाइम यहाँ पर प्रेजेंट है, यहाँ पर हाई कंसंट्रेशन ऑफ सबस्ट्रेट प्रेजेंट होते हैं, जैसे कि यहाँ पर ये एंजाइम के साथ बाइंड करेंगे और प्रोडक्ट को फॉर्म करेंगे। बट यहाँ पर हाई कंसंट्रेशन ऑफ सबस्ट्रेट होने के कारण एंजाइम का जो कैपेसिटी है कि वो सबस्ट्रेट के साथ बाइंड करके प्रोडक्ट को फॉर्म करता है, वो कैपेसिटी जो है उसकी वजह से अदर जो बचे हुए सबस्ट्रेट है वो बाइंड नहीं करते हैं, जिससे रिएक्शन जो है ये सैचुरेटेड हो जाता है। क्योंकि ग्राफ में हम लोगों ने देखा था कि वेलोसिटी जो है मैक्सिमम तक जब पहुंचता है तब जो है ग्राफ आपको सैचुरेट फॉर्म में देखने को मिलता है, जिसको हम प्लेट्यू ग्राफ कहते हैं। सो यहाँ पर इस केस में ऐसा होता है कि रेट ऑफ द रिएक्शन जो है ये वी मैक्स होता है। वी मैक्स तक जो है ये रेट ऑफ द रिएक्शन हम देख सकते हैं। सो माइनस डी सी या डी एस अपॉन डी टी इज इक्वल टू वी मैक्स। वी मैक्स जो है अप टू वी मैक्स, इनका रेट ऑफ रिएक्शन इस तरीके से आप देख सकते हो। ग्राफ जो है इस तरीके से सैचुरेटेड फॉर्म में या प्लेट्यू फॉर्म में आपको देखने को मिलेगा। अब यहाँ पर जो है रेट कांस्टेंट्स क्या होता है, पर जो है तीन रेट कांस्टेंट्स हमें देखने को मिलते हैं। लाइक जो एंजाइम सबस्ट्रेट का जो इस तरीके से रिएक्शन है, एंजाइम सबस्ट्रेट मिलके एंजाइम सबस्ट्रेट का कॉम्प्लेक्स फॉर्म करते हैं, देन एंजाइम और प्रोडक्ट का जो है फॉर्मेशन होता है। सो यहाँ पर आप रेट कांस्टेंट्स को देख सकते हो। K1 है, K2 है, K-1 है। K1 का मतलब है कि जो एंजाइम और सबस्ट्रेट मिलके एंजाइम और सबस्ट्रेट का कॉम्प्लेक्स फॉर्म करेंगे, उस फॉरवर्ड रिएक्शन को ये K1 से हम डिनोट करेंगे। इसको हम K1 रेट कांस्टेंट जो है कहेंगे। वही K2 का मतलब है कि यही एंजाइम और सबस्ट्रेट का जो कॉम्प्लेक्स है वो आगे जाके एंजाइम और प्रोडक्ट को जो है इस तरीके से बनाएगा, एंजाइम जो है फ्री हो जाएंगे और प्रोडक्ट का जो है फॉर्मेशन हो जाएगा। सो इस तरीके से ये प्रोडक्ट का फॉर्मेशन करवा रहा है, तो इस रेट कांस्टेंट को हम K2 रेट कांस्टेंट कहेंगे। और K1 का मतलब है कि ये ES जो कॉम्प्लेक्स है ये अगेन बैकवर्ड रिएक्शन से एंजाइम और सबस्ट्रेट में टूट सकता है। सो ये बैकवर्ड जब रिएक्शन करेगा तब हम इसको K-1 रेट कांस्टेंट से जो है डिनोट करते हैं। तो इस तरीके से यहाँ पर आप पढ़ भी सकते हो। मैंने यहाँ पर लिखा है, जो कि समझाना था मैंने समझा दिया है। ये रेट कांस्टेंट्स जब हम माइकलिस मेंटन इक्वेशन डिराइवेशन का जो वीडियो है उसमें जब हम पढ़ेंगे तब ये जो है हमें जानना होता है। सो इस तरीके से इस वीडियो में मैं माइकलिस मेंटन इक्वेशन के बेसिस में जो सबस्ट्रेट का कंसंट्रेशन है किस तरीके से चेंज होता है उसके बारे में बताने वाली हूँ। बट इसके नेक्स्ट वीडियो में किस तरीके से माइकलिस मेंटन का इक्वेशन डिराइव किया गया है उसको मैं बताऊंगी। तो माइकलिस मेंटन इक्वेशन को स्टार्ट करते हैं। लियोनार्ड माइकलिस और मॉड एल मेंटन प्रपोज अ जनरल थ्योरी ऑफ एंजाइम एक्शन इन 1913 में जो है लियोनार्ड माइकलिस और मॉड एल मेंटन ने ये जो है एंजाइम के एक्शन को जो है एक जनरल थ्योरी में प्रपोज किया था इन 1913 में। It is a mathematical model that describes the kinetic of enzyme catalyzed reaction, spatially
how the initial reaction rate V naught changes as the substrate concentration changes. So यहाँ पर माइकलिस मेंटेन इक्वेशन में ये बताया गया है कि किस तरीके से एंजाइम जो है इस रिएक्शन में जो इनिशियल वेलोसिटी का रेट होता है जिसको हम V नोट कहते हैं वो सबस्ट्रेट के कंसंट्रेशन के साथ जो है चेंज होता है। तो यहाँ पर माइकलिस मेंटेन इक्वेशन इस तरीके से हम जो है लिखते हैं V नोट इज इक्वल टू वी मैक्स इंटू सबस्ट्रेट अपॉन के एम प्लस सबस्ट्रेट। ये इक्वेशन जो है किस तरीके से आया है इसके नेक्स्ट वीडियो में हम पूरा समझने वाले हैं। आप बस यहाँ पर ये देखो कि माइकलिस मेंटेन का इक्वेशन ये कहलाता है। सो इस तरीके से अकॉर्डिंग टू दिस इक्वेशन द रिएक्शन वेलोसिटी वर्सेस सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन शोज अ रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। सो ग्राफिकल वे में अगर हम देखें तो अकॉर्डिंग टू दिस इक्वेशन ग्राफ जो है हाइपरबोला होता है, रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। मैं ग्राफ आपको दिखाऊंगी। जैसे यहाँ पर कुछ जो है काइनेटिक्स भी जो है देखने को मिलते हैं, लाइक के एम क्या है, वी मैक्स क्या है, वी नोट क्या है, एस तो मैंने बताया था ये सबस्ट्रेट है, वी मैक्स के बारे में भी मैंने बताया था। सो के एम क्या होता है, माइकलिस कांस्टेंट होता है। बेसिकली ये सबस्ट्रेट का वो कंसंट्रेशन होता है जहाँ पर जो रिएक्शन का रेट है वो वी मैक्स से हाफ होता है, 50% हो जाता है। मैं आपको ग्राफ में समझाऊंगी। यहाँ पर वी मैक्स क्या होता है, मैक्सिमम वेलोसिटी होता है जब एंजाइम कैटालाइज्ड रिएक्शन में देखने को मिलता है एंजाइम जो है फुल्ली सैचुरेट हो जाता है सबस्ट्रेट के साथ। वी नोट का मतलब है इनिशियल वेलोसिटी, द रेट ऑफ द प्रोडक्ट फॉर्मेशन एट वेरी बिगिनिंग और इनिशियल लीनियर पोर्शन ऑफ एन एंजाइम catalyzed reaction when substrate concentration is high and the product concentration is negligible. So initial velocity वो है जहाँ पर substrate concentration पहले तो ज़्यादा होता है, प्रोडक्ट बना हुआ नहीं होता है, इसीलिए प्रोडक्ट का कंसंट्रेशन कम होता है। जैसे इनिशियल वेलोसिटी हम यहाँ पर देख सकते हैं। अब यहाँ पर आप ग्राफ में समझो, ग्राफ जो है ये वी नोट वी मैक्स इस तरीके से यहाँ पर जो है ये रिएक्शन रेट यहाँ पर सेचुरेट हो जाते हैं। ये जो है केम होता है, केम मतलब सबस्ट्रेट का वो कंसंट्रेशन होता है जहाँ पर ये जो रेट ऑफ द रिएक्शन है ये वी मैक्स के पूरा हाफ हो जाता है। इस तरीके से ये वी नोट है, ये सबस्ट्रेट है। इस तरीके से मैंने आपको दिखाया था फर्स्ट ऑर्डर रेट ऑफ रिएक्शन, ये मिक्स्ड ऑर्डर रेट ऑफ रिएक्शन, ये जीरो ऑर्डर रेट ऑफ रिएक्शन। सो यहाँ पर उसके बेसिस में हम देखेंगे। केस 1 में अगर हम देखें तो अगर सबस्ट्रेट बहुत कम है के एम से, के एम यहाँ पर जो है ज़्यादा है, ये सबस्ट्रेट का कंसंट्रेशन जो के एम हम बोल रहे हैं जहाँ पर रेट ऑफ द रिएक्शन वी मैक्स के हाफ हो जाता है, तो सबस्ट्रेट यहाँ पर नेग्लिजिबल हो जाएगा। सबस्ट्रेट जो है बिकम इनसिग्निफिकेंट और के एम को ही हम यहाँ पर लिख सकते हैं। सो इस तरीके से जो कि सबस्ट्रेट बहुत कम है सो हम के एम को ही यहाँ पर इक्वेशन में लिख सकते हैं, जो कि इक्वेशन क्या था, वी नॉट इज इक्वल टू वी मैक्स एस अपॉन के एम प्लस एस। सो के एम प्लस एस, एस जो कि बहुत कम है तो एस हम ना लिख के सिर्फ के एम लिख सकते हैं। के एम प्लस एस इज ऑलमोस्ट इक्वल टू के एम। तो यहाँ पर इक्वेशन क्या हो जाएगा, वी नॉट इज इक्वल टू वी मैक्स सबस्ट्रेट अपॉन के एम। यहाँ पर अगर हम अच्छे से लिखें तो यहाँ पर ये वी मैक्स और ये के एम दोनों कांस्टेंट है, तो हम दोनों को जो है नहीं लिख के यहाँ पर एक रेट कांस्टेंट को बिठा सकते हैं जिसको हम के कहते हैं। सो वी नॉट इज इक्वल टू के सबस्ट्रेट। मतलब क्या हुआ कि वी नोट जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है सबस्ट्रेट के कंसंट्रेशन के ऊपर, और ये हम लोगों ने कहाँ देखा था, फर्स्ट ऑर्डर रेट ऑफ रिएक्शन में। केस 2 में भी आप देख सकते हो सबस्ट्रेट बहुत ज़्यादा है के एम से। अगर सबस्ट्रेट बहुत ज़्यादा है, के एम कम है, तो हम के एम को इस तरीके से नेग्लिजिबल कर सकते हैं। के एम यहाँ पर इनसिग्निफिकेंट होता है, मतलब इक्वेशन में हम के एम को ना लिख के एस लिख सकते हैं। इस तरीके से वी नोट इज इक्वल टू वी मैक्स एस अपॉन के एम प्लस एस। के एम बहुत कम है तो के एम हम ना लिख के एस लिख सकते हैं, जो कि एस बहुत ज़्यादा है, सबस्ट्रेट बहुत ज़्यादा है। मतलब यहाँ पर क्या होगा, ये एस एस जो है कैंसिल आउट हो जाएंगे। वी नॉट इज इक्वल टू वी मैक्स, ये वी नॉट इज इक्वल टू वी मैक्स हम लोगों ने कहाँ देखा था, जीरो ऑर्डर रेट ऑफ रिएक्शन में। और थर्ड केस ये है कि के एम अगर जो है एस के इक्वल हो जाए, मतलब के एम जितना है एस भी उतना ही है, तो यहाँ पर क्या होगा, के एम को हम एस बोल रहे हैं तो यहाँ पर हम 2s लिख सकते हैं। यहाँ पर भी एस है और के एम को जो कि एस बोल रहे हैं तो यहाँ पर ये भी एस है, तो यहाँ पर 2s हो सकता है। सो 2s के हिसाब से अगर हम यहाँ पर इक्वेशन में इसको पुट करें तो वी नॉट इज इक्वल टू वी मैक्स एस अपॉन के एम प्लस एस, ये इक्वेशन था माइकलिस मेंटेन का। अब वी नॉट इज इक्वल टू वी मैक्स एस, अब यहाँ पर के एम प्लस एस की जगह में हम 2s लिख सकते हैं इस तरीके से। अब ये एस और एस ये कैंसिल आउट हो जाएंगे, मतलब क्या होगा कि वी नॉट इज इक्वल टू वी मैक्स बाई 2। तो इस तरीके से द सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन एट विच द रिएक्शन वेलोसिटी इज हाफ मैक्सिमल। इस तरीके से आप समझ सकते हो। या इस वीडियो में मैंने इतना ही समझाया है। आने वाले वीडियो में मैं माइकलिस मेंटेन इक्वेशन का जो डिराइवेशन है वो बताने वाली हूँ। आई होप ये वीडियो आपको थोड़ी बहुत समझ आई होगी। अगर समझ आया है और अच्छा लगा है तो इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना प्लीज़ मत भूलिएगा। टिल देन पढ़ते रहिए, टेक केयर एंड बाय बाय।